Hi everyone, I hope all of you are doing well. As all of you know, we are doing the lecture series of stereochemistry. In previous lectures, we have studied about the different representations, different conformations, configurations and nomenclatures DL, RS, erythrothiosis, trans EZ, all we have covered in previous lectures. Also we have covered isomerism and the calculation of number of isomers, possible isomers, right, in optical stereoisomerism also and in geometrical isomerism or geometrical stereoisomerism also, right. सो ये सब चीज़ें हमारी प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुकी हैं, बट अभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टीरियोकेमिस्ट्री का जो हमारा रहता है, विच इज़ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल। यानी जो मॉलिक्यूल हैं आपके पास वो डिफरेंट कन्फर्मेशंस शो करते हैं और वो डिफरेंट कन्फर्मेशन में कुछ ज़्यादा स्टेबिलिटी पोजेस करते हैं और कुछ में कम स्टेबिलिटी पोजेस करते हैं। तो उनकी वो स्टेबिलिटी किस बेसिस पे देखी जाती है वो सब हमारे पास इस टॉपिक में पढ़ा जाएगा, एज वेल उनकी एनर्जी कैलकुलेशंस, क्योंकि एनर्जी के साथ ही स्टेबिलिटी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और क्वेश्चन दोनों तरीके से आ सकता है कि कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी भी पूछ सकता है आपसे डायरेक्ट, या फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कंफर्मेशन पता होनी चाहिए, या फिर एनर्जी किसकी कम है किसकी ज़्यादा है और कितनी है, ये चीज़ें भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इस टॉपिक के अंडर। सो इस टॉपिक को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया है, वन फॉर एसाइक्लिक मॉलिक्यूल, अनदर फॉर साइक्लिक मॉलिक्यूल, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट एंड द हेडिंग इज़ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम मॉलिक्यूल्स को यहाँ दो कैटेगरी में रख रहे हैं, वन इज़ एसाइक्लिक एंड अनदर वन इज़ साइक्लिक। जो हमारे पास साइक्लिक है उसमें जो एसाइक्लिक है उसमें हम इथेन मॉलिक्यूल की बात करेंगे, प्रोपेन की बात करेंगे, एज वेल ब्यूटेन की बात करेंगे। इन तीनों मॉलिक्यूल्स की जो भी हमारे पास डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनती हैं उन सारी कन्फर्मेशंस को विद स्टेबिलिटी एंड एनर्जी कैलकुलेशन यहाँ पढ़ा जाएगा। साइक्लिक में हम साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एज वेल साइक्लोहेक्सेन, इन मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखा जाए अगर क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एसाइक्लिक में ब्यूटेन वाले पार्ट से बनते हैं। ऐसा नहीं कि इनसे नहीं बनते, इनसे भी बनते हैं, इनसे भी आ जाते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चंस देने का इरादा हो तो वो यहाँ से भी डाल देता है क्वेश्चन, बट अगर थोड़ा सा और उसे हाई लेवल पे पूछना है या थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा हाई लेवल भी नहीं, मॉडरेट काइंड का पूछना है, तो वो ज़्यादातर ब्यूटेन को इन्वॉल्व कर लेता है। तो यहाँ तो कहीं से भी आ सकते हैं, बट यहाँ जो आपके पास क्वेश्चन है वो ज़्यादातर साइक्लोहेक्सेन की कन्फर्मेशन से रिलेटेड आता है। सो वन बाय वन हम सबको कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बट इनकी कन्फर्मेशंस स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए जो हम स्टेबिलिटी के लिए और एनर्जी कैलकुलेशन के लिए जिन फैक्टर्स को हम अपने दिमाग में रखते हैं, और वो फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या हैं। स्ट्रेन, उन फैक्टर्स में या उन एलिमेंट्स में सबसे पहला नाम हमारे पास आता है स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन वर्ड आपने कई बार खुद भी यूज़ किया होगा बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, और आपने पढ़ा भी होगा। सो इस स्ट्रेन वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन वर्ड हम जब कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन इंक्रीज़ हो गया, तो एकदम से दिमाग में ये आता है कि शायद कहीं पे कोई किसी टाइप की टेंशन क्रिएट हो रही है ना, स्ट्रेस पड़ रहा है। तो यस, स्ट्रेन का मतलब इन्हीं टर्म्स के साथ होता है। बट यहाँ क्या कहते हैं हम कि स्ट्रेन क्या है या कब अराइज हो रही है, तो हमारा आंसर होता है व्हेन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, when internal energy increases if molecule is away from its stable conformation। तब स्ट्रेन क्रिएट होता है। यानी जब आपके पास कोई मॉलिक्यूल है
कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर वो अपनी सबसे स्टेबल कन्फर्मेशन से दूर हो जाता है, यानी जिस वो कन्फर्मेशन में रहना प्रेफर करता था, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती थी, उससे दूर हो चुका है, किसी और कन्फर्मेशन में जा चुका है, तो ऐसा होने से क्या होता है, उस सिस्टम की खुद की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ कर जाती है। और जब किसी भी सिस्टम में एनर्जी इंक्रीज़ करती है तो स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज़ होती है। यही चीज़ पढ़ी आपने, एनर्जी का और स्टेबिलिटी का कैसा रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो बस यही चीज़ स्ट्रेन को क्रिएट करती है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल अपनी स्टेबल कन्फर्मेशन में नहीं होता है तो उस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है, और जब किसी मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ करती है इट मीन्स उसमें स्ट्रेन क्रिएट होता है, और जिसकी एनर्जी इंक्रीज़ करती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्योंकि मैं ये स्ट्रेन वर्ड आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाली हूँ, तो पहले आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में, बिल्कुल क्रिस्प वे में पता होना चाहिए कि स्ट्रेन होता क्या है, ठीक है। जब आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी तो जब भी ये टर्म्स और ये वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेन का क्लियर हो गया, बट स्ट्रेन हमारे पास फर्दर अलग अलग टाइप्स में डिवाइड भी की गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे ख़त्म हो गई, फर्दर इसकी क्लासेस भी देखने को मिली। और क्लासेस हमें क्या क्या देखने को मिली कि एक हमारे पास होता है टोर्शनल स्ट्रेन, एक हमारे पास होता है एंगल स्ट्रेन, और एक हमारे पास होता है रिंग स्ट्रेन। अब स्ट्रेन का तो समझ आया, बट इसके साथ ही ये जो टर्म्स इन्होंने साथ में जोड़ दी हैं इसका क्या मतलब है। इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि अगर आपके पास टोर्शनल स्ट्रेन की बात करनी है तो पहले आपको जो क्लियर होना चाहिए वो है टोर्शनल एंगल। जब आपको टोर्शनल एंगल का पता होगा कि टोर्शनल एंगल एक्चुअल में होता क्या है, तो बस उस एंगल में जब डेविएशन देखने को मिलती है तो स्ट्रेन क्रिएट होता है। तो ये अभी मैं समझाती हूँ आपको डिटेल में। एंगल स्ट्रेन से पता चल रहा है कि जो आपके पास नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, जो आपके पास नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है, अगर इस एंगल से थोड़ी सी भी डेविएशन देखने को मिली, डेविएशन का मतलब है कि किसी मॉलिक्यूल में 109.28 से एंगल अगर कम हुआ तो उसमें एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से अगर एंगल कम होता गया तो उसमें एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है। वैसे ही अगर मैं रिंग स्ट्रेन की बात करूं, सो रिंग स्ट्रेन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टोर्शनल स्ट्रेन प्लस एंगल स्ट्रेन। यानी जब भी आप रिंग स्ट्रेन कहीं पे सुनते हो इट मीन्स वो दोनों चीज़ों को इंक्लूड करके बता रहा है। तो अब यहाँ पे दो बातें तो क्लियर हो गई कि एंगल स्ट्रेन कब क्रिएट होगा, जब किसी मॉलिक्यूल में नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से कम एंगल देखने को मिलता है तो वहाँ एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता है। अगर रिंग स्ट्रेन की बात करते हैं तो किसी मॉलिक्यूल में जब टोर्शनल स्ट्रेन प्लस एंगल स्ट्रेन दोनों कलेक्टिवली देखे जाते हैं तो उसे रिंग स्ट्रेन कहते हैं। बट स्टिल क्वेश्चन क्या बनता है कि टोर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, जिसके लिए हमें टोर्शनल एंगल को स्टडी करना पड़ेगा। सो बहुत सिंपल है ये चीज़, देखो ज़रा क्या है टोर्शनल एंगल एंड टोर्शनल स्ट्रेन। ऐसे आपके पास न्यूमैन प्रोजेक्शन में मॉलिक्यूल दिया होता है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये जो बैक का कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कहीं पे भी ले लो कोई भी दो, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल होता है, ये जो फ्रंट के कार्बन हाइड्रोजन और ये बैक के कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो ये एंगल होता है थीटा जितना भी है, इसी एंगल को हम कहते हैं टोर्शनल एंगल। समझ में आया क्या कहा? फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन और बैक कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो एंगल है उसी को हम कहते हैं टोर्शनल एंगल। और
जैसे जैसे ये एंगल कम होता जाता है वैसे वैसे, यानी कम होने का मतलब है कि ये अप्रॉक्स जब इस तरीके से होता है तो हम इस डिस्टेंस को ऑलमोस्ट 60 डिग्री का मान के चलते हैं कि ये सारा इस वक्त 60 डिग्री का डिस्टेंस है हर दो एटम्स के बीच में। और जैसे ही ये टोर्शनल एंगल कम होता जाएगा, जैसे ही ये टोर्शनल एंगल कम होता जाएगा तब हमारे पास टोर्शनल स्ट्रेन क्रिएट होता जाता है। मतलब कि अब हमारे पास ये जो फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन है और ये जो बैक कार्बन हाइड्रोजन है, इन दोनों को सेम प्लेन पे यहाँ फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन है, ये तो हम दिखाने के लिए ऐसे थोड़ा लेफ्ट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में तो ऐसे ना कि यहाँ फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन है तो बिल्कुल उसके पीछे बैक कार्बन का कार्बन हाइड्रोजन है। अब इन दोनों को सेम प्लेन पे रहना है, जो प्लेन ये यूज़ कर रहा है वही प्लेन ये यूज़ कर रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का तो टोर्शनल एंगल बहुत कम हो चुका है। जब बहुत कम हो जाएगा तो इनके बीच में एक नॉन बॉन्डेड रिपल्शन देखने को मिलती है। इनके बीच में एक कैसी रिपल्शन? नॉन बॉन्डेड रिपल्शन देखने को मिलती है। नॉन बॉन्डेड वर्ड में क्यों यूज़ कर रही हूँ? क्योंकि फ्रंट के कार्बन हाइड्रोजन का बैक के कार्बन हाइड्रोजन के साथ कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। स्टिल क्योंकि दोनों ने सेम प्लेन ऑक्यूपाई करना है, जहाँ ये कार्बन हाइड्रोजन फ्रंट का है बिल्कुल उसके पीछे बैक का कार्बन हाइड्रोजन है, तो जब दोनों सेम प्लेन पे रहने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से उनके बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होता है और उस रिपल्शन की वजह से इस सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ करती है। और जैसे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ करेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, या फिर कह सकते हैं उसमें टोर्शनल स्ट्रेन क्रिएट होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास टोर्शनल स्ट्रेन, जो आपको जनरली इस तरीके की कन्फॉर्मेशन में ही देखने को मिलता है। जब फ्रंट का कार्बन हाइड्रोजन और बैक का कार्बन हाइड्रोजन सेम प्लेन चाहता है तभी, और जब तक इनके बीच में से 60 डिग्री का डिस्टेंस रहता है ये एंगल होता है टोर्शनल एंगल। अब इस टोर्शनल एंगल से जैसे जैसे वो कम होता जाएगा वैसे वैसे टोर्शनल स्ट्रेन क्रिएट हो जाएगा। जब एंगल स्ट्रेन कह रहे हैं तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल से जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा तो एंगल स्ट्रेन क्रिएट होता जाएगा। और अगर किसी ने रिंग स्ट्रेन टर्म यूज़ किया, इट मीन्स वो दोनों की बात कर रहा है, उसने टोर्शनल स्ट्रेन को भी इन्वॉल्व किया है एज वेल एंगल स्ट्रेन को भी इन्वॉल्व किया है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेन की, जो हमें मॉलिक्यूल्स की कन्फर्मेशन और उनकी स्टेबिलिटी के लिए ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा था कि दो क्लासेस है हमारे पास, वन इज साइक्लिक अनदर वन इज एसाइक्लिक, तो बस वैसे ही हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले एसाइक्लिक वाले कवर करेंगे, और एसाइक्लिक में हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है इथेन मॉलिक्यूल। एसाइक्लिक वाले सबसे पहले करने हैं हमने, और इसमें भी सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या है इथेन मॉलिक्यूल आपके पास? CH3। अब इसकी दो ही कन्फर्मेशंस हमारे पास बनती हैं, और वो दो कन्फर्मेशन कौन कौन सी हैं देखो ज़रा। ये आपके पास आ गया फ्रंट कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, और ये हमारे पास आ गया बैक कार्बन जिसके पास अगेन 3 हाइड्रोजन है। तो या तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो इन्हें, ठीक है, या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। ये चीज़ आपको ऑलरेडी मैंने समझा दी है कि जिनके बॉन्ड डॉट पे आके रुक रहे हैं वो हमारे पास फ्रंट कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और जिनके बॉन्ड सर्कल पे आके रुक रहे हैं वो हमारे पास बैक कार्बन के सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब ये जो दो कन्फर्मेशंस हमारे पास बन के आई हैं इनका कुछ नाम है। जो फर्स्ट है इसे हम कहते हैं इसकी स्टैगर्ड फॉर्म, और जो ये सेकेंड है इसे हम कहते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। सो इथेन मॉलिक्यूल में हमारे पास दो फॉर्म्स ही पॉसिबल हैं, कन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं। वन इज़ स्टैगर्ड, अनदर वन इज़ एक्लिप्स्ड। जो स्टैगर्ड है इसकी एनर्जी होती है ऑलमोस्ट ज़ीरो,
ऑलमोस्ट ज़ीरो वर्ड में क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी सिस्टम की एनर्जी कभी भी कंप्लीट ज़ीरो नहीं होती है, आर्बिट्री ज़ीरो कहलाती है। ठीक है, आर्बिट्री ज़ीरो का मतलब होता है ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज़ करे। बट एक्लिप्स्ड में तो है। एक्लिप्स में देखो, ये फ्रंट कार्बन हाइड्रोजन बैक कार्बन हाइड्रोजन को रिपल्शन क्रिएट करेगा, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन क्रिएट करेंगे, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को रिपल्शन क्रिएट करेंगे। मीन्स यहाँ तो स्ट्रेन है हमारे पास। ठीक है, और अगर यहाँ पे स्ट्रेन है तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी। अब वो एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर फ्रंट कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और बैक कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है तो उनकी रिपल्शन से कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट होती है। फ्रंट कार्बन पे भी हाइड्रोजन है, बैक पे भी हाइड्रोजन है, तो उससे कितनी हमारे पास एनर्जी कंट्रीब्यूट होती है। तो उसके लिए आपके पास आंसर है 1 किलो कैलोरी पर मोल। ये याद रखनी है आपने कि जब फ्रंट कार्बन पे भी हाइड्रोजन है और बैक कार्बन पे भी हाइड्रोजन है तो उनकी रिपल्शन से हमारे पास जो एनर्जी क्रिएट होती है वो है 1 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब अगर एक जगह 1 किलो कैलोरी पर मोल हमें एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, सो टोटल मेरे पास यहाँ कितनी हुई 3 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो हमेशा किलो कैलोरी में ही पूछेगा, कई बार वो किलो जूल पर मोल में भी पूछता है। इफ आस्क्ड इन किलो जूल पर मोल, तब आपको जस्ट जो किलो कैलोरी में वैल्यू आई है x, जो भी किलो कैलोरी पर मोल में वैल्यू आई है उसको 4.something आई गेस 58 है, हाँ 4.58 सॉरी नॉट 58, इट्स 184, मतलब 4 का टर्म याद रखो, आगे का 184 नहीं भी रखोगे तो इतना अप्रॉक्स आपसे पूछेगा नहीं। बस ये याद रखना कि जितनी भी किलो कैलोरी पर मोल में आपको वैल्यू दी गई है उसको आपने 4.184 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू जो है वो किस में मिल जाएगी, किलो जूल पर मोल में। सो दैट डिपेंड्स कि वो आपसे डायरेक्ट किलो कैलोरी पर मोल में पूछता है या किलो जूल पर मोल में पूछता है। किलो कैलोरी में पूछता है तो वो वैल्यूज़ मैं आपको साथ में बता रही हूँ। इन केस किलो जूल पर मोल में पूछेगा तो जो भी आपकी किलो कैलोरी पर मोल की वैल्यू होगी उसको जस्ट 4.184 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किलो जूल में वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा आएगी किलो कैलोरी के कंपैरिजन में। सो बिल्कुल क्लियर है अब आपके पास कि अगर मैं इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं, इन दोनों में मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछूं तो आपका आंसर होगा दैट दिस स्टैगर्ड इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स्ड वन एंड एक्लिप्स्ड इज लेस स्टेबल। और आंसर बिल्कुल सामने है, आंसर बिल्कुल सामने है कि जो स्टैगर्ड फॉर्म है उसमें किसी तरीके का कोई रिपल्शन फैक्टर नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है, इसलिए उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। दैट्स वाई उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, क्योंकि जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। बट एक्लिप्स्ड में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टोर्शनल स्ट्रेन देखने को मिलता है जिसकी वजह से हर एक कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन जो 1-2 पोजीशन पे हैं 1 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन करते हैं। सो टोटल इस मॉलिक्यूल की अगर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक्लिप्स्ड में रहे, तो इसकी एनर्जी 3 किलो कैलोरी पर मोल होगी जो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। बट इन केस अगर वो किलो जूल पर मोल में पूछ लेता है सो आपको ये यूनिट कन्वर्जन भी आनी चाहिए। तो दोनों तरीके से हो सकता है। सिंपल, क्लियर हो गया कि y staggered form is more stable than eclipsed form। ठीक है, एज वेल आप ये भी नोट कर सकते हो कि जो स्टैगर्ड फॉर्म है इट इज़ ऑल्सो अकायरल एंड जो eclipsed फॉर्म है इट इज़ ऑल्सो अकायरल। और कायरल और अकायरल या ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कैसे चेक करते हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ।
ठीक है, बस यहाँ पे मैं आपको रिजल्ट साथ में ज़रूर लिखवाऊंगी ताकि कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सको। देखो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जिस भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती है वो हमारे पास सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देता है। जो सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज देता है वो मॉलिक्यूल एकायरल होता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। सेकेंड है प्रोपेन मॉलिक्यूल। सेकेंड है प्रोपेन मॉलिक्यूल। एक कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगा CH3 CH2 CH3, बट क्योंकि हमें न्यूमैन प्रोजेक्शन में शो करना है तो यहाँ पे हम किन्हीं 2 कार्बन्स को ही यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा कार्बन जो होगा वो यूज़ होगा एज अ सब्सटीट्यूएंट। मीन्स आपके पास अगेन 2 ही फॉर्म्स बनेंगे, वन इज स्टैगर्ड अनदर वन इज एक्लिप्स्ड। ओह, वन इज स्टैगर्ड अनदर वन इज एक्लिप्स्ड। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रंट कार्बन है, अगर इसे मैं फ्रंट कार्बन मानती हूँ तो इसके पास है 2 हाइड्रोजन और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या है, मिथाइल। और जो बैक कार्बन है उसके पास तो तीनों ही क्या है, हाइड्रोजन। वैसे ही अगर मैं इस कार्बन पे देखूं तो इस कार्बन पे भी सेम मुझे वैसे ही करना है। फ्रंट के पास 2 हाइड्रोजन और 1 मिथाइल और सेकंड के पास सारे के सारे क्या है, हाइड्रोजन। अब अगर मैं इन दोनों फॉर्म्स की बात करूं तो इनका नाम फिर से वही है, ये है स्टैगर्ड फॉर्म और ये है आपके पास एक्लिप्स्ड फॉर्म। और अगेन यहाँ पे जो आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो स्टैगर्ड का ज़्यादा है रैदर देन एक्लिप्स्ड। और इसके पीछे फिर हम एनर्जी कैलकुलेशन की ही बात करेंगे। जो आपके पास स्टैगर्ड फॉर्म है इसकी अगेन एनर्जी हमारे पास होती है ऑलमोस्ट 0 किलो कैलोरी पर मोल। और 0 किलो कैलोरी पर मोल क्योंकि हमारे पास देखो हाइड्रोजन की रिपल्शन 60 डिग्री पे तो हमारे लिए कोई मायने रखती नहीं थी। एज वेल मिथाइल अगर प्रेजेंट है भी तो उसके 60 डिग्री के एंगल पे जो हाइड्रोजन होते हैं उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर दोनों मिथाइल होते फिर कुछ एनर्जी का कंट्रीब्यूशन हो सकता था, बट एक मिथाइल और दूसरा हाइड्रोजन है तो इतने दिक्कत की बात नहीं है। दैट्स वाई इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट 0 या आर्बिट्री 0। बट यहाँ पे देखो HH का आपको पता है टॉर्शनल स्ट्रेन जब क्रिएट करते हैं 1 किलो कैलोरी पर मोल। जब आपके पास HH है तो कितनी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन करते हैं, 1 किलो कैलोरी पर मोल। बट यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन किस किस के बीच में हो रहा है, यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेन हो रहा है मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में। तो ऑब्वियस सी बात है मिथाइल का साइज तो थोड़ा ज़्यादा है ना हाइड्रोजन से, तो अब यहाँ पे मिथाइल की वजह से रिपल्शन भी ज़्यादा होगी। रिपल्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ क्योंकि 1 किलो कैलोरी थी, यहाँ पे आपके पास एनर्जी कंट्रीब्यूशन है 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। सो यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी है वो हमारे पास आ जाएगी 1 + 1 + 1.4 किलो कैलोरी पर मोल। सो ये आपके पास हो गई 3.4 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो अब अगेन ये बात प्रूव हो गई कि प्रोपेन मॉलिक्यूल में भी हमारे पास स्टैगर्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होती है ओवर एक्लिप्स्ड फॉर्म। और ज़रूरत हमें किस चीज़ की थी, सिर्फ एनर्जी को कैलकुलेट करने की। एक बार एनर्जी का कंसेप्ट समझ आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि हमें यहाँ पे बस ये पता होना चाहिए कि H रिपेल कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है, मिथाइल और H टॉर्शनल स्ट्रेन क्रिएट करते हुए रिपेल कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उन सारी एनर्जी को ऐड कर लेंगे तो इस पूरी कन्फर्मेशन की एनर्जी हमें मिल जाएगी। और जितनी एनर्जी किसी भी कन्फर्मेशन की ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। अब
इसके बाद अच्छा हाँ, पहले हमने कायरल ए कायरल की बात करी थी, यहाँ पे भी दोनों ही सिस्टम ए कायरल है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है एंड इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दोनों ही मॉलिक्यूल हमारे पास ए कायरल है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करेंगे विच इज ब्यूटेन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास ब्यूटेन। ब्यूटेन में अब 4 कार्बन होंगे, तो CH3, CH2, CH2, CH3। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों सेंटर वाले कार्बन को हम न्यूमैन प्रोजेक्शन के लिए मान लेंगे, ताकि दोनों मिथाइल हमारे पास क्या काम कर सके, दोनों मिथाइल हमारे पास एज सब्स्टिट्यूएंट हम रिप्रेजेंट कर सके। तो इसमें एक फॉर्म तो हमारे पास ऐसे बन रही है जिसमें फ्रंट कार्बन पे ये मिथाइल रखा और 2 हाइड्रोजन रखे। अब वैसे ही बैक कार्बन पे हमने क्या किया कि बिल्कुल अपोजिट साइड मिथाइल रखा और यहाँ पे हाइड्रोजन रख दिया। अब यहाँ क्या होगा कि बाकी की जो भी कन्फर्मेशंस ड्रॉ होंगी वो इन दोनों मिथाइल की पोजीशंस पे ही होंगी। जब ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के 180 डिग्री पे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, बिल्कुल अपोजिट, तब एक अलग कन्फर्मेशन होती है। जब आपके पास ये मिथाइल बैक वाला यहाँ पहुँच जाएगा, फ्रंट वाले कांस्टेंट हैं, सिर्फ बैक वाले की पोजीशन अब हम चेंज करेंगे। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास होता है कितना, 60 डिग्री। अब तीसरी हमारे पास क्या फॉर्म बन सकती है कि फ्रंट में जैसे अभी हमने कहा था कांस्टेंट रखना है ना, फ्रंट का ये मिथाइल, ये हाइड्रोजन कांस्टेंट रहा, बट बैक का मिथाइल बिल्कुल यहाँ पहुँच चुका है। तो अब दोनों मिथाइल के बीच का एंगल ऑलमोस्ट 0 डिग्री, ऑलमोस्ट 0 डिग्री। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास एक बिल्कुल ऐसी ही फॉर्म पॉसिबल है जिसमें मिथाइल यहाँ जा चुका है। तो ये हमारे पास होगा ऑलमोस्ट 120 डिग्री का डिफरेंस, ठीक है। तो ये एंगल का भी हमें पता होना चाहिए कि हम कितने कितने के एंगल पे देख रहे हैं। तो जनरली अगर आप देखें तो ये ऐसे होगा हमारे पास, पहले ये 0 डिग्री पे, 60 डिग्री की रोटेशन के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, फिर +60 और करी तो 120 पे ऐसा दिखेगा, फिर +60 कुछ और करी तो 180 ऐसा दिखेगा। तो 60 के डिफरेंस पे हमें ये 4 डिफरेंट कन्फर्मेशंस ब्यूटेन मॉलिक्यूल की मिलती हैं, जिनमें चारों का अलग अलग नाम है। क्या, जब मिथाइल एक दूसरे के बिल्कुल एंटी होते हैं तो इसे हम कहते हैं एंटी या स्टैगर्ड फॉर्म। जब हमारे पास दोनों मिथाइल एक दूसरे के 60 डिग्री होते हैं तब हम इसे कहते हैं गॉच फॉर्म या स्क्यू कन्फर्मेशन। जब हमारे पास दोनों मिथाइल में ऑलमोस्ट 0 डिग्री का होता है तो इसे हम कहते हैं फुल्ली एक्लिप्स्ड फॉर्म। और जो हमारे पास 120 का रखते हैं दोनों मिथाइल, क्योंकि जो बल्कि ग्रुप है उन्हीं की कन्फर्मेशन या उन्हीं के रिपल्शन हमें बतानी है। तो दोनों मिथाइल जब हमारे पास 120 पे होंगे तो इसे हम कहेंगे पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब इन सब में हम अगर एनर्जी कैलकुलेट करें तो जो हमारे पास स्टैगर्ड या एंटी है उसकी आती है 0 किलो कैलोरी पर मोल। जो हमारे पास गॉच है उसकी स्पेसिफिक एनर्जी होती है 0.9 किलो कैलोरी पर मोल।
जो हमारे पास है फुली एक्लिप्स्ड, इसकी हमारी होती है सबसे ज़्यादा और वो है 5.8। और पार्शली एक्लिप्स्ड की तो आपको पता ही है वैल्यूज़, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.8 किलो कैलोरी पर मोल। यानी यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो फुली एक्लिप्स्ड की है। तो फुली एक्लिप्स्ड सबसे लेस स्टेबल, उसके बाद पार्शली एक्लिप्स्ड, देन गॉच एंड देन एंटी। ये एनर्जी मैं बता रही हूँ। और स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टैगर्ड, फिर गॉच, फिर पार्शली एक्लिप्स्ड, फिर फुली एक्लिप्स्ड। बट यहाँ पे जो आपके पास एनर्जी के लिए वैल्यू है वो आपको चाहिए थी, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा है। और वो कौन सी है? जब एक कार्बन पे भी मिथाइल हो और बिल्कुल उसके नेक्स्ट कार्बन पे भी मिथाइल हो, तो इन दोनों के रिपल्शन से एनर्जी क्रिएट होती है 3.8 किलो कैलोरी पर मोल। बाकी तो आपको पता था कैसे। जब आपके पास पार्शली में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो 1, मिथाइल और हाइड्रोजन है तो 1.4, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 और मिथाइल और हाइड्रोजन है तो 1.4। ये तो आपको पहले पता है। बस एक नई चीज़ ये आई थी आपके पास कि जब दोनों ही कार्बन पे मिथाइल हो तो एनर्जी कंट्रीब्यूशन, जितना बल्कि ग्रुप होगा उतनी रिपल्शन ज़्यादा, उतनी ही एनर्जी का कंट्रीब्यूशन भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है वो है 3.8 किलो कैलोरी पर मोल। दैट्स वाई आपके पास ये वैल्यू आई है कितनी, देखो 3.8 + 1 4.8 + 1 5.8, दैट्स वाई 5.8 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, तो एनर्जी कैलकुलेशन का तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। बट स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर मैं लिखूं तो स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ ऐसे होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल एंटी या फिर स्टैगर्ड फॉर्म, उसके बाद गॉच या स्क्यू फॉर्म, उसके बाद पार्शली एक्लिप्स्ड और उसके बाद फुली एक्लिप्स्ड। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने कि एनर्जी अगर कैलकुलेशन आती है तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सो ब्यूटेन मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनती हैं, स्टैगर्ड, गॉच, फुली एक्लिप्स्ड एंड पार्शली एक्लिप्स्ड, जिसमें मोस्ट स्टेबल है स्टैगर्ड और लीस्ट स्टेबल है फुली एक्लिप्स्ड। जिसमें जितने बल्कि ग्रुप टोर्शनल स्ट्रेन ज़्यादा क्रिएट करेंगे वो उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा या उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पे हो गए कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट है ये वाला मॉलिक्यूल, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अब इन चारों में कौन कायरल है और अकायरल है, ये आपके लिए होमवर्क है। आपने इन चारों मॉलिक्यूल में फाइंड आउट करना है कि आपके पास कौन सा कायरल है और कौन सा अकायरल है। जैसे हम पहले कर चुके हैं, तो ये पार्ट मैं आपके लिए रख रही हूँ। ठीक है, करना ट्राई। अब जैसे हमने ब्यूटेन में पढ़ा कि जब सारे ही कार्बन एटम्स थे तो स्टैगर्ड फॉर्म हमारे पास गॉच फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल थी। तो हम एक्लिप्स्ड वाली फॉर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो अनस्टेबल है। जो 2 स्टेबल है उन्हीं की बात करेंगे हम फर्दर, और वो भी तब जब कोई पोलर ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट हो। कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कोई पोलर ग्रुप्स प्रेजेंट है। पोलर ग्रुप में जैसे आप ले सकते हो OH। एक एग्जांपल लेते हैं हम, इथाइलिन डायोल या फिर ग्लाइकोल। इथाइलिन डायोल या फिर ग्लाइकोल का, या फिर आप इसे एज विसिनल डायोल भी कह सकते हो। ठीक है, क्या है मॉलिक्यूल, ये है CH2। अभी ब्यूटेन में क्या, यहाँ मिथाइल होता था ना, अब मिथाइल की जगह यहाँ पे मैंने OH रख दिया है। इन केस अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपके पास प्रेजेंट है तो क्या अभी भी हमें यही देखने को मिलेगा दैट स्टैगर्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉच, या कुछ चेंजेस आएंगे? तो आंसर है चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे देखो ज़रा। अगर आपके पास आप इस मॉलिक्यूल की ड्रॉ करते हो स्टैगर्ड फॉर्म,
तो उसमें दोनों OH सब्स्टिट्यूएंट कहाँ जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट। बट अगर इसकी ड्रॉ करते हो आप गॉच फॉर्म, तो दोनों OH एक दूसरे के 60 डिग्री के एंगल पे आएंगे। और आपने अभी तक पढ़ा कि जब तक तो ब्यूटेन था, सारे कार्बन थे, तो जो एंटी फॉर्म थी वही ज़्यादा स्टेबल हो रही थी गॉच फॉर्म के। बट यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे ये जो गॉच फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है जो सिस्टम की एनर्जी को कम कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। और वो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, वो एक्स्ट्रा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए इंट्रोड्यूस करा रही हूँ ताकि आप हमेशा ये ना सोचें कि हर वक्त हमेशा बस एक फिक्स हो गया है कि एंटी ही स्टेबल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कुछ पोलर ग्रुप्स हमारे पास ऐसे प्रेजेंट हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई और अट्रैक्टिव इंटरेक्शन शो कर सकते हैं जिससे सिस्टम की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो उस केस में गॉच फॉर्म को ज़्यादा स्टेबल माना जाता है ओवर एंटी। क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों OH पास में रहेंगे स्पेस में, तभी उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस हो सकते हैं। अगर दूर हो गए तो नहीं होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास एक इस टाइप की इंटरेक्शन है जिससे सिस्टम को बॉन्ड फॉर्मेशन जैसा फील होता है। और जहाँ भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वहाँ सिस्टम से एनर्जी रिलीज आउट होती है, और एनर्जी रिलीज आउट होगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। सो इस बात को साथ में नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा कि अगर कोई दो ग्रुप्स ऐसे हों जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं तो वो हमारे पास गॉच फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं रेदर देन एंटी फॉर्म। तो पोलर ग्रुप्स का भी इफेक्ट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स की। एंड साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में जैसे हमने कहा था, फर्स्ट हमारे पास रहेगा साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन की हमारे पास जो कन्फर्मेशन बनती है, ठीक है, वो कुछ ऐसी बनती है। जिसमें इसकी प्लेनर फॉर्म और इस कन्फर्मेशन में कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, स्टेबिलिटी का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अगर मैं बात करूँ साइक्लोब्यूटेन की, तो उसमें भी कुछ वैसा ही है कि साइक्लोब्यूटेन में हमारे पास हमें दो न्यूमैन प्रोजेक्शंस को ज्वाइन करना पड़ता है ताकि हम यहाँ पे इसके सारे हाइड्रोजन्स को कंप्लीट कर सके। चार कार्बन है ना, तो 4 कार्बन के लिए फिर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, 2 न्यूमैन प्रोजेक्शन लेनी पड़ी। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और इस तरीके से बनाना पड़ा कि हमें यहाँ पे जो 4 हाइड्रोजन है वो एक साइक्लिक फॉर्म में मिले। एज वेल इसकी एक और कन्फर्मेशन या एक और फॉर्म भी पॉसिबल है, और वो है हमारे पास इस तरीके से। पकर्ड फॉर्म कहते हैं इसे हम, या बटरफ्लाई फॉर्म। पकर्ड या फिर बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के जैसे दिख रही है ना, दैट्स वाई। ठीक है, पकड़ या बटरफ्लाई फॉर्म। और ये तो हमारे पास प्लेनर फॉर्म को ही न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाया गया है। तो अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करें तो जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें तो इसकी प्लेनर फॉर्म जो डिज़ाइन की गई है इसमें भी कोई खास डिफरेंस आया नहीं है। देखो टॉर्शनल स्ट्रेन अभी भी इसमें दिख रहा है, एंगल स्ट्रेन तो होता ही होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन भी दिख ही रहा है। इसमें अगर बात करें तो इसमें भी देखो टॉर्शनल स्ट्रेन खूब निखर के आ रहा है, ठीक है, प्लेनर फॉर्म में, तो कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसमें थोड़ा सा टॉर्शनल स्ट्रेन अपने पास कम हुआ है, बेशक एंगल स्ट्रेन बढ़ गया। देखो अगर ऐसे आपके पास वो पहले ऐसे था प्लेनर, फिर वो ऐसे हो गया, तो एंगल का स्ट्रेन तो बढ़ेगा, एंगल तो कम हुआ है, बट
जो टॉर्शनल स्ट्रेन है वो कम हो गया है, क्योंकि पहले क्या था, ये चारों के चारों कार्बन सेम प्लेन पे एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश कर रहे थे, इसके हाइड्रोजन्स। बट यहाँ क्या हुआ है कि जब ऐसे बटरफ्लाई फॉर्म बन गई है, तो बटरफ्लाई फॉर्म में क्या हुआ कि जो प्लेन इन दोनों कार्बन का है वो इन वाले कार्बन्स का प्लेन नहीं है। तो जब सबका प्लेन अब सेम नहीं है तो ये इनको रिपेल कर रहे हैं और ये सेम प्लेन पे रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो इट मीन्स थोड़ी हद तक तो टॉर्शनल स्ट्रेन इसकी पकड़ या इस फॉर्म में हमारे पास क्या हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है। जब हमारे सारे एटम सेम प्लेन पे नहीं होंगे तब हमारे पास टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो सकता है। बट कोई खास डिफरेंस फिर भी नहीं आया स्टेबिलिटी में कि हम कहें कि हाँ बहुत ज़्यादा स्टेबल फॉर्म है। बट येस वी कह सकते हैं कि जो पकड़ फॉर्म है उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन थोड़ा सा कम है, क्योंकि अब चारों एटम का प्लेन सेम नहीं है, कुछ इस तरीके से है। जो प्लेन इन एटम्स का है वो और जो प्लेन इन एटम्स का है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। देन बात करेंगे हम साइक्लोपेंटेन की। तो साइक्लोपेंटेन की जो स्टेबल कन्फर्मेशन है वो मानी जाती है एनवलप शेप्ड। लिफाफा होता है ना हमारे पास लेटर्स लिखने के लिए, उस एनवलप की बात कर रहे हैं हम, एनवलप शेप्ड। या कोई और भी एनवलप ले सकते हो, ऐसे होता है और ऐसे करके उसका फ्लैप रहता है ना, ठीक है। तो ये वाला पार्ट उसका वही फ्लैप है कि 4 एटम्स एक प्लेन पे है और ये 5वां एटम जो है ये आउट ऑफ द प्लेन है। तो ये होती है इसकी एनवलप शेप, जिसे साइक्लोपेंटेन के लिए ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, जिसमें हमारे पास ये 4 एटम्स जो हैं ये सेम प्लेन पे है और ये 5वां आइटम आउट ऑफ द प्लेन चला गया है। जैसे हम साइक्लोहेक्सेन के लिए बात करते हैं ना कि हमारे पास वो चेयर फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है, जबकि फॉर्म्स उसके पास और भी बहुत होती हैं, वैसे ही साइक्लोपेंटेन के लिए जो सबसे स्टेबल फॉर्म है वो एनवलप शेप्ड मानी जाती है। इसमें भी सेम आप यही रीज़न दे सकते हो कि जैसे इसमें अब चारों एटम्स का प्लेन सेम नहीं है, इसमें भी अब 5 एटम्स का प्लेन सेम नहीं है, और जब आपके पास एक कार्बन आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है तो टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो रहा है, और जहाँ पे भी टॉर्शनल स्ट्रेन कम होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा, क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेन एनर्जी कंट्रीब्यूशन अच्छी खासी करता है। अगर टॉर्शनल स्ट्रेन कम हो रहा है इट मीन्स स्टेबिलिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये तो आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन पार्ट था कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन की कौन कौन सी कन्फर्मेशंस पॉसिबल हैं और उनमें स्टेबिलिटी में कुछ खास फ़र्क है या नहीं है, और है तो किन फैक्टर्स के बेसिस पे है। बट जो साइक्लिक मॉलिक्यूल है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास कौन सा रहता है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो ये तो हो गए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 3 मॉलिक्यूल्स, ओके।